हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं एसपी में सेक्शन बी चैप्टर 5 जो हमारा शुरू हम कर चुके हैं। इसको कंपनी का संचालन यानी इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि कंपनी क्या होती है, उसको किस प्रकार से संचालन, मतलब जो चलाने वाला होता है वो होता है संचालक। पैसे लगाने वाला मालिक होता है और चलाने वाला संचालक होता है, यानी उसके कार्य वगैरह को किस प्रकार से किया जाता है और किस प्रकार से करवाया जाता है। तो हमने इसके संचालक की योग्यता वगैरह के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से कैसे ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिनकी जो संचालक बनने के योग्य हो। संचालक की फिर निवृत्ति, त्यागपत्र और किस प्रकार से उनको पद से और क्यों हटाया जा रहा है, इसके बारे में हमने कई जानकारी इसकी प्राप्त की थी। आज हम पढ़ रहे हैं संचालकों की सत्ता, कर्तव्य और जिम्मेदारी। सत्ता मीन्स उसके अधिकार, यानी उसकी क्या ड्यूटी बनती है, क्या कर्तव्य होते हैं, अधिकार क्या होते हैं। अधिकार यानी रेस्पॉन्सिबिलिटीज और कर्तव्य होता है ड्यूटीज, यानी उनकी किस प्रकार से अधिकार होते हैं, कर्तव्य होते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे सबसे पहले संचालकों की सत्ता, यानी संचालक जो बनते हैं उनके पास क्या अधिकार होते हैं, किस प्रकार के उनको कंपनी ने अधिकार दिए हुए होते हैं। कंपनी का संचालन करने के लिए अंशधारी अपने प्रतिनिधि के रूप में संचालक को चुनते हैं। अंशधारी कौन हुआ? जो कंपनी में अंश लगाता है, जो पैसे लगाता है, वो क्या करता है, जो उनके जो प्रतिनिधि हैं, जो उनके जो व्यक्ति होते हैं, मतलब जो अंशधारी और जो कंपनी में जो अंश लगाते हैं वो अंशधारी, उनमें से ही किसी एक व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं। वो इसलिए चुनते हैं कि कंपनी में काम बहुत ज़्यादा होता है, कंपनी होती है विस्तृत रूप में होती है, तो काम भी उसके विस्तृत रूप में ही होते हैं। इसीलिए उनको एक अपने प्रतिनिधि की आवश्यकता पड़ती है, जो कि उनका आगे कंपनी के मेन मालिक के पास अपनी संपूर्ण बातें उनको कह सके और करवा सके। इसीलिए वो क्या करते हैं, अपने व्यक्तियों में से, यानी अपने जो अंशधारी जो लोग होते हैं उनमें से एक प्रतिनिधि को चुनते हैं और उन्हें ही संचालक कहते हैं। कंपनी के संचालक में संचालक विशिष्ट प्रकार का स्थान रखते हैं। जो कंपनी में जो संचालक होता है वो क्यों चुना जाता है? क्योंकि वो मेन होता है, यानी उसको विशिष्ट, यानी उसको खास अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे आपके क्लास में, अगर क्लास में जैसे मॉनिटर क्यों चुना जाता है कि आपके अगर कोई परेशानियां होती है तो उन्हें आपकी बातों को सुन करके और आगे पहुंचाए। इसीलिए कंपनी में भी क्या होता है, एक विशिष्ट संचालक को चुना जाता है। वे अंशधारकों के प्रतिनिधि होने के कारण उनके बीच मालिक एजेंट का संबंध भी खड़ा हो जाता है। वे क्या होता है, ये अंशधारियों के अंतर्गत ही चुने हुए व्यक्ति होता है और आप लोगों ने उसको चुना होता है, यानी जो अंशधारी होते हैं वो कंपनी के लिए चुना होता है। जैसे आप मॉनिटर आप चुनते हो, वैसे ही वो कंपनी में चुनते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो भी कोई बातचीत होती है वो सीधे मालिक के साथ उन्हीं का संबंध होता है, यानी जो भी वार्तालाप करनी है, जो भी संबोधन करना है, वो एक मालिक यानी आपका एक, यानी अंशधारियों का एक एजेंट के रूप में काम करता है संचालक। कंपनी कानून के अनुसार संचालक मंडल की कई कार्यों के लिए अंशधारियों की सहमति भी प्राप्त करना आवश्यक है। वैसा नहीं है वो बिना मर्जी से कुछ भी कर लेगा। उन कंपनी में संचालक तो अंशधारियों के माध्यम से चुना जाता है, लेकिन फिर भी क्या होता है इसमें कि जो संचालक है वो अपनी मनमर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकता, उसको अंशधारियों की सहमति की आवश्यकता पड़ती है। अगर सभी लोग सहमत होते हैं तभी वो अपनी बात कंपनी के पास रखता है। इस प्रकार अंशधारी सर्वोत्तम सत्ता रखते हैं, यानी सर्वोत्तम सबसे ज़्यादा अधिकार किसके पास हुआ? अंशधारियों के पास हुआ, क्योंकि अंशधारी ही के मध्य में से ही, उन्हीं के बीच से ही एक संचालक का रूप निकलता है, यानी एक संचालक को चुना जाता है। संचालक मंडल अपने निर्णय ठहराव के स्वरूप में बहुमत से करते हैं। अब जो संचालक मंडल होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी निर्णय लिया जाता है, जैसे 10 लोग हैं मान लीजिए, ठहराव पारित किस प्रकार से होता है, जैसे 10 लोग हैं क्लास में मान लीजिए, तो उसमें से अगर 8 मतलब 50% से ऊपर, यानी 5 से ज़्यादा, 6 या 7 जो भी है, अगर 6-7 बच्चे कोई एक चीज़ में हामी भरते हैं तो 3-4 जो बच्चे तो उनकी सहमति नहीं मानी जाएगी। बहुमत किससे मिलता है? जो ज़्यादा संख्या में लोगों की बात एक सी होती है, उसी बात को निर्णय मान करके उसकी ठहराव होता है, यानी
वही बात समझ में आनी चाहिए कि ये बात ज़्यादा सही है। संचालकों की संख्या मर्यादित होने से सामान्य रूप से उनमें विवाद खड़ा भी नहीं होता। अब ज़्यादा होते नहीं है कंपनी में कि संचालक बहुत सारे होते हैं, इसलिए आपस में कोई झगड़ा वगैरह कुछ मनमुटाव होने की आशंका भी उसमें नहीं रहती। फिर भी कई मूलभूत निर्णय लेने के लिए संचालकों की सर्वसम्मति आवश्यक होती है। लेकिन जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट होता है तो अलग अलग संचालक होता है, तो इनमें भी क्या होता है कि कंपनी में अगर कोई बात करनी रहती है तो आपस में संचालक भी सहमति करते हैं, यानी बैठ कर के, और जो सर्वसम्मति होती है, जो सबकी बातें सही लगती है, उसे ही आगे किया जाता है। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण कंपनी कानून के अनुसार उसे सभी सत्ताएं प्राप्त होती है। कंपनी में जो व्यक्ति काम करने वाले होते हैं वो कृत्रिम होते हैं। अगर व्यक्ति नहीं रहेंगे तो कंपनी चलेगी नहीं। इसीलिए क्या होता है कि उन जो व्यक्ति काम करने वाले होते हैं, जो पारिश्रमिक व्यक्ति होते हैं, उनकी सत्ता का ध्यान भी रखा जाता है। उन्हें सभी सत्ताएं यानी सारे अधिकार भी प्राप्त होते हैं और उनके अनुसार जो कंपनी कानून है वो चलती है। इस प्रकार कंपनी को जो सत्ताएं उपभोग करनी और अधिकृत हो, वे सभी सत्ताएं और कार्य करने के लिए संचालक मंडल हकदार है। यानी जो कंपनी के हक में होता है उसी काम को कंपनी के लिए संचालक मंडल अपने पारिश्रमिक यानी मेहनती परिश्रमिक जो मजदूर वगैरह होते हैं, जो लोग होते हैं काम करने वाले, उनके अनुसार करवाते हैं। संचालक मंडल को यह सत्ता 3 प्रकार से मिलती है: कंपनी कानून के अंतर्गत, कंपनी के आवेदन पत्र के द्वारा और कंपनी के नियमन पत्र में। जो कंपनी ये जो संचालक मंडल होता है उनको अधिकार 3 रूप से मिलता है। एक तो कंपनी वाले की तरफ से, और जो कंपनी में जो कानून होता है, जो अदालत वगैरह के कानून के द्वारा, उनके अंतर्गत भी होता है। और जो आवेदन पत्र में लिखा, और जब शुरू में जब कंपनी शुरू करते हैं तो आवेदन पत्र में भरा जाता है, उसके अनुसार उन्हें सत्ता प्राप्त होती है। और फिर नियमन पत्र में, यानी सभी के सर्वसम्मति से ठहराव पारित होने के बाद, यानी 3 प्रकार से उनको अधिकार प्राप्त होता है। संचालक को कंपनी कानून के अंतर्गत प्राप्त सत्ताएं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि जो कंपनी कानून के अंतर्गत किस प्रकार से संचालक को सत्ताएं यानी अधिकार प्राप्त होते हैं। इसमें है, फर्स्ट है, कंपनी के संचालक मंडल की सभा में ठहराव पारित करके कंपनी की ओर से निम्नलिखित सत्ताओं का उपभोग करते हैं। यानी सबसे पहला पॉइंट क्या है कि कंपनी के जो संचालक होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं कि जो कंपनी संचालक मंडल होता है, मंडल में 1-2 लोग तो होते नहीं, 5-10 लोग होते हैं। उसकी जब सभा होती है, मीटिंग होती है, उसमें वो मुद्दा उठाया जाता है कि कैसे व्यक्ति को संचालक बनाया जाए, जो हमने कल योग्यताओं में पढ़ भी लिया था, और उनके अधिकार क्या क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहला है कंपनी के अंश प्रकाशित करने और उसका आवंटन करना। संचालक का क्या काम होता है, उसको अधिकार क्या क्या होता है कि जो कंपनी के जो अंश हैं उन्हें प्रकाशित करना है। प्रकाशित कहाँ करना है? आम जनता के लिए प्रकाशित किए जाते हैं। और फिर उनको जब आवेदन करती है, आम जनता आवेदन करती है लेने के लिए, तो फिर उन्हें आवंटन करना है, यानी बांटना है। किसको? अंशों को। सेकंड है, अंशधारियों के पास बाकी रहे अंशों की रकम की मांग करना। यानी जो अंशधारी है, अंश से मतलब उन्होंने शुरू में, मान लो कि अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो संपूर्ण अंश लेने के बाद भी पूरी पूंजी नहीं चुका पाते हैं, तो वो जो बाकी जो रकम रह जाती है उनकी मांग भी किसके द्वारा करी जाती है? संचालक मंडल को यह अधिकार होता है कि अंशधारियों के पास से जो बाकी की रकम बच गई है उनकी मांग करना। तीसरा पॉइंट है प्रतिभूतियों की पुनः खरीदी अधिकृत करना, कि जो प्रतिभूतियां बच जाती है, अंश बच जाते हैं, उन्हें वापस खरीदी के लिए उन्हें बोलना, किसे? आम जनता को। चौथा पॉइंट है भारत में या भारत के बाहर ऋण पत्र सहित प्रतिभूतियां प्रकाशित करना। चलो भारत में तो हो ही जाता है, लेकिन क्या होता है कंपनियां में विदेशों से भी लोग जुड़ते हैं अंशों के माध्यम से, तो उन्हें किस प्रकार से प्रकाशित करके उन्हें अपनी प्रतिभूतियों को दिखाना और फिर अपनी कंपनियों में उन्हें अंशधारी बनाना। फिफ्थ पॉइंट है कंपनी की ओर से रकम उधार लेना। अब कंपनी के लिए है, काम कर रहा है, वो संचालक है तो किसका है? कंपनी का है। तो कंपनी के लिए अगर कंपनी को जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो उधार लेने का काम भी संचालक के माध्यम से ही किया जाता है।
फिर 6 पॉइंट है कंपनी की रकम का विनियोग करना। अब जो कंपनी जो रकम उधार लेती है उनके पास आ जाती है तो उसका विनियोग करना, यानी किस प्रकार से कंपनी में पैसा लगाया जाए। अब ऐसा तो है नहीं कि बिना वजह पैसे लगा दो और पता सामने दिख भी रहा है कि नुकसान होगा, तो नुकसान के लिए तो कोई पैसा लगाएगा नहीं। इसीलिए ये सब विनियोग करने से पहले, पैसे लगाने से पहले संपूर्ण जानकारी भी प्राप्त की जाती है। 7 पॉइंट है अंतरिम डिविडेंड घोषित करना। जो वर्ष के अंतराल में यानी जो आखिरी में होता है, डिविडेंड मतलब लाभांश, यानी जो लाभांश आता है कंपनी को वो घोषित करना, यानी बताना कि कंपनी ने कितना लाभांश प्राप्त किया है। ये सभी अधिकार किसके? संचालक के होते हैं। 8 पॉइंट है कंपनी के द्वारा कमाया गया लाभ पर डिविडेंड की गणना करना। जो कंपनी ने जो कमाई तो चलो कंपनी ने की है साल में, लेकिन कंपनी जो लाभांश करती है यानी सारा खर्चा जब निकल जाता है उसके बाद जो बचता है वो लाभांश हुआ। लेकिन प्रति दर के हिसाब से कभी कभी ज़्यादा लाभांश की प्राप्ति भी होती है, तो उस लाभांश को डिविडेंड की गणना करना है, यानी कितना लाभांश किस प्रकार से व्यक्तियों में बांटना है, विभाजित करना है। 9 पॉइंट है वैकल्पिक संचालक, अतिरिक्त संचालक को अस्थायी रूप से नियुक्त करना। जो वैकल्पिक संचालन है, जो हम कल पढ़े भी थे कि वैकल्पिक संचालन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो संचालक है वो 3 महीने के लिए बाहर गया तो कंपनी का काम तो रुकेगा नहीं। इसके लिए वहाँ पे से ही जो व्यक्ति काम करने योग्य है तो कुछ समय के लिए उसे संचालक बना दिया जाता है। तो अतिरिक्त जो संचालक को अस्थायी रूप से नियुक्त करना, यानी ऐसे में क्या है कि संचालक कुछ समय के लिए उसको वैकल्पिक संचालक को भी वो ही नियुक्त करता है कि अगर उसको कई काम से 2-3 महीने के लिए बाहर जाना है तो कंपनी का काम रुकना नहीं चाहिए। 10वां पॉइंट है लोन स्वीकृत करना अथवा गारंटी देना अथवा लोन के संबंध में प्रतिभूतियां प्रदान करना। जो लोन स्वीकृत करना है, लोन है कंपनी में है, किस प्रकार से लोन लिया जाता है, किस प्रकार से उसको स्वीकार करना है, या फिर उसे वापस चुकाने की गारंटी देने का अधिकार भी संचालक का ही होता है। और अगर मान लीजिए लोन किसी कारण से संबंध नहीं दे पाते तो फिर उन्हें उनकी प्रतिभूतियां देनी पड़ती है। 11 पॉइंट है वित्तीय निवेदन देना और बोर्ड की रिपोर्ट को स्वीकृत करना, यानी बोर्ड ऑफ यानी कानून का अधिनियम है, कंपनी का जो भी नियम है वो जो बोर्ड जो रिपोर्ट पेश करते हैं, यानी जो भी साल में कि किस प्रकार से आपको वित्तीय खर्च करना है या बचाना है, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करने का काम भी संचालक का ही होता है। फिर 12 पॉइंट है कंपनी के धंधे का विस्तार करना। संचालक होता है किस लिए, उसको क्या अधिकार है, उसको अधिकार भी, उसका दायित्व भी और कर्तव्य भी, तीनों चीज शामिल हो जाती है कि कंपनी में है तो कंपनी के लाभ की तरफ भी ध्यान लगाएगा, यानी उस कंपनी के धंधे को और अधिक विस्तृत रूप से बढ़ाना या किस प्रकार से बढ़ाया जाता है, ये सभी अधिकार भी उसके पास होते हैं। 13 पॉइंट है एकत्रीकरण, संयोजन, विलय या पुनर्रचना की मंजूरी देना। एकत्रीकरण यानी सभी को एकत्रित करना, संयोजन यानी फिर उनमें आपस में संयोजन की बात करना, किस प्रकार से संबंध स्थापित किए जाते हैं, या पुनर्रचना को या दोबारा से एक रचना के ढांचा बनाया जाता है, इन सब का काम करने की मंजूरी भी संचालक दे सकता है, उसके पास ये अधिकार होता है। 14 पॉइंट है किसी कंपनी को लेना अथवा दूसरी कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना, यानी अपनी कंपनी को अगर किसी से लेना वसूल करना है, यानी पैसे रकम लेनी है, अथवा या दूसरी कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किस प्रकार से किया जाए, इसके सभी अधिकार भी संचालक के पास ही होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कोई अन्य विषय जिसका उल्लेख किया गया हो, यानी कोई भी कंपनी है किसी भी बात का उल्लेख अगर वो करती है तो उसको संपूर्ण अधिकार संचालक मंडल के पास होते हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट खत्म हो जाता है। संचालकों को कंपनी कानून के अंतर्गत जो जो सत्ताएं प्राप्त होती है वो सत्ताएं ये है। उसके बाद है निम्नलिखित कार्यों के लिए संचालक मंडल को अंशधारियों की सामान्य सभा में विशेष ठहराव से मंजूरी लेना भी आवश्यक है, यानी जो संपूर्ण जो संचालक मंडल की जो सभा होती है उसमें ठहराव पारित किया जाता है, उसमें उनको मंजूरी लेनी आवश्यक होती है। ऐसी मंजूरी लेकर सत्ता का उपयोग भी
कर सकते हैं। यानी अगर किसी बात की मंजूरी लेनी है तो सभा के अंतर्गत वो ठहराव पारित करके ही ले सकते हैं। उसका फर्स्ट पॉइंट है, कंपनी की समग्र इकाई का विक्रय करना हो तो कंपनी के अतिरिक्त इकाई का विक्रय करना हो, यानी कंपनी में अगर जो भी इकाइयां हैं, जो भी कंपनी में जो काम है उसको बेचना हो, या फिर अतिरिक्त इकाई हो, यानी कंपनी के अलावा भी जो अतिरिक्त इकाई है उसको भी अगर बेचना हो तो इसके लिए उन्हें अधिकार लेने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, जो संचालक मंडल की जो सभा होती है उसमें ठहराव, उसमें अपनी बात रख कर के जो ठहराव पारित होता है उसके अनुसार उन्हें काम करना होता है। सेकंड है, कंपनी को भाड़ा पट्टा पर देनी हो। अगर मान लीजिए कंपनी नहीं चल रही है तो वो किराए पे देनी हो, भाड़े पे देनी हो, तो उसका अधिकार यानी उसकी बात का ठहराव भी पारित संचालक मंडल की कंपनी में किया जाता है। तीसरा पॉइंट है, कंपनी ने अन्य किसी कंपनी से संयोजन किया हो अथवा एकत्रीकरण करके प्राप्त मुआवजे की रकम का ट्रस्ट की प्रतिभूतियों में विनियोग करना हो तो, यानी जब भी कोई कंपनी होती है संयोजन क्या है, यानी दूसरी किसी कंपनी से बातचीत की गई हो, संबंध किया गया हो, अथवा उसको एकत्र करके इकट्ठा करके कोई मुआवजा यानी जो लाभांश प्राप्त होता है उसकी रकम ट्रस्ट की प्रतिभूति। ट्रस्ट कौन होता है, यानी जो मालिक तो अलग होता है लेकिन मालिक पैसे लगाने वाला जो होता है वो ट्रस्टी के रूप में होता है, यानी देखभाल करने वाला, उसको किस प्रकार से प्रतिभूतियों का विनियोग किया जाए। फोर्थ पॉइंट है, कंपनी को धंधे के संदर्भ में स्वयं की भरपाई हुई अंश पूंजी और मुक्त अनामतों के कुल योग से अधिक रकम उधार लेनी हो तो, यानी जितने भी अंश निकाले हैं वो पूंजी, लेकिन उससे भी ज़्यादा रकम अगर उनको उधार लेनी पड़े क्योंकि ज़्यादा की ज़रूरत है कंपनी में, तो ज़्यादा पैसे लेने हो तो फिर वो किस प्रकार से काम करे यानी किया जाए, इसके लिए भी उन्हें संचालक मंडल की जो सभा होती है उसमें ठहराव करके अधिकार प्राप्त करने पड़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट, किसी संचालक के पास से बाकी की रकम वसूली माफ़ करनी हो। अगर किसी व्यक्ति के पास मान लो रकम लेनी है लेकिन उसे माफ़ करनी हो तो किस प्रकार से करनी है, या उसके भुगतान के लिए अधिक समय देना हो। कर दिया जाता है ना कि जैसे एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए स्कूल में अगर कोई बच्चा जैसे फीस जमा नहीं करा सकता है और प्रेशर हो रहा है कि नहीं अभी करानी है, तो वो क्या कर सकते हैं, या तो किसी के जरिए फीस माफ़ करवाने के लिए बोल सकते हैं, या फिर वो डेट आगे पोस्टपोन भी कर सकते हैं कि आने वाले समय में यानी 10 दिन 15 दिन महीने बाद भी वो जमा करा देंगे। उसी प्रकार कंपनी में भी ऐसा ही होता है कि अंशधारियों की अगर कोई रकम वसूली करनी बाकी रह जाती है तो या तो उन्हें माफ़ कर दिया जाता है, अगर कोई कारण होता है, मेजर कारण होना चाहिए उसमें, ऐसा नहीं कि हर कोई कर देता है, कोई कारण से कि जैसे नहीं करा सकता है या फिर वो समय आगे भी ले सकता है कि कुछ दिन बाद भी वो किस्त उसकी दे देगा। अब है हमारा संचालकों को आवेदन पत्र के द्वारा मिलती सत्ता, यानी किस प्रकार से उनको आवेदन के द्वारा सत्ता प्राप्त होती है। संचालकों को कुछ सत्ता व मार्गदर्शन आवेदन पत्र के द्वारा प्राप्त होता है। आवेदन पत्र यानी जो शुरुआत में जब कंपनी शुरू होती है, जब सबके नाम रजिस्टर होते हैं तब ही आवेदन में भी उनका नाम आता है, लिखा जाता है, और उसी समय उन्हें सत्ता का मार्गदर्शन यानी किस किस का क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं ये सब, इन सब की जानकारी भी उन्हें दे दी जाती है। इन सत्ताओं से ऊपर जाकर कोई भी कार्य नहीं कर सकता, यानी जितना अधिकार जितना प्राप्त होता है कंपनी के द्वारा बस उतना ही उस अधिकार के अंतर्गत रहकर ही संचालक को काम करना पड़ता है। एक्स्ट्रा अधिकार की किसी को भी निकालना करना यह अधिकार उनके पास नहीं होता, ना ही कंपनी के कोई ठोस निर्णय लेने का अधिकार भी उनके पास नहीं होता है। जो सिर्फ आवेदन पत्र में होता है उतना ही अधिकार उन्हें प्राप्त होता है। आवेदन पत्र में बताए कार्यों से ऊपर जाकर संचालक कोई भी कार्य करे तो उस कार्य को सत्ताभार के कार्य के रूप में माना जाता है। यानी जब अधिकार ही नहीं है और फिर भी कोई व्यक्ति बिना अधिकार के काम कर रहा है, यानी कंपनी के नियम के अनुसार के अतिरिक्त जाकर के, तो फिर उसे अधिकार नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे ये बाहर का अधिकार है, यानी कंपनी का अधिकार नहीं है, यानी सत्ता इसके पास नहीं है, ऐसा कहा जाएगा।
अथवा कार्य को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाए, या तो अधिकार उसके हटाए दिए जाएंगे या फिर उसको बोल दिया, मतलब ऐसा बोल दिया जाता है कि ये जो अधिकार है वो स्वीकारने योग्य नहीं है। कई बार होता है ना कि काम करवाने के लिए ज़बरदस्ती कि मैं हूँ करवा सकता हूँ, लेकिन नहीं करवा सकती। जितना अधिकार जिसके पास होगा वो उतना ही काम करवा सकता है। ऐसे कार्यों के लिए अंशधारियों की सभा में भी सर्वानुमति से ठहराव पारित करके भी बहाली नहीं दी जा सकती। यानी ऐसे में क्या होता है, जब सत्ता है ही नहीं उनके पास, जब आवेदन पत्र में किया हुआ नहीं है, तो ठहराव पारित करने, संचालक मंडल की सभा बैठा करके यानी मीटिंग बुलाने के बाद ठहराव पारित करने के बाद भी उनको यह अधिकार नहीं मिल सकता है। इसीलिए ऐसे कार्यों के लिए संचालक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बनता है। अगर फिर भी अगर वो नहीं मानता है और कोई अधिकार रख के कोई काम करता है तो और उसमें दोषी पाया जाता है या किसी प्रकार से उसमें कोई खामी हो जाती है, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संचालक मंडल की होती है, ना कि कंपनी की होती है। इसीलिए कंपनी में जो भी आवेदन पत्र में जितना दर्शाया गया है उतनी सत्ता का अधिकार प्राप्त करना आवश्यक है। संचालकों को नियमन पत्र के द्वारा मिलती सत्ता, ये तो था आवेदन पत्र के द्वारा मिली हुई सत्ता जो आवेदन पत्र में लिखा हुआ है। अब है नियमन पत्र के द्वारा जो उनको सत्ता यानी अधिकार प्राप्त होते हैं। कंपनी का संचालन करने के लिए कंपनी कानून में नियमन पत्र का प्रावधान भी किया गया है कि किस प्रकार से सत्ता की प्राप्ति होती है, जिसके कारण संचालकों को अधिकार प्रबंध के सत्ताएं नियमन पत्र के द्वारा प्राप्त होती है। नियमन पत्र में जिस जिस व्यक्ति को जितने अधिकार प्राप्त होते हैं वो उसके अंतर्गत दर्शाया हुआ होता है। इसमें दी गई सत्ताओं के अनुसार कार्य करने की जिम्मेदारी भी संचालकों की ही होती है। यानी जो भी सत्ता उसके अनुसार जो भी बताया गया है उनके अनुसार कार्य किस प्रकार से किया जाएगा, ये सारे अधिकार नियमन पत्र में लिखे हुए होते हैं और इन सब की जानकारी जिम्मेदारी भी संचालकों की ही होती है। परंतु नियमन पत्र के ऊपर जाकर बाहर जाकर कार्य करते हुए कार्य सत्ता के बाहर मानी जाए। जैसे आवेदन पत्र में था वैसे नियमन पत्र में भी होता है कि सत्ता के बाहर जाकर के अगर कोई व्यक्ति काम करता है, कोई संचालक काम करता है तो वो कंपनी के बाहर का कार्य माना जाएगा, यानी सत्ता के बाहर का कार्य माना जाता है। सत्ता के बाहर के लिए कार्यों के लिए संचालक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार। अब वो मान रहा नहीं है, अपनी मर्जी से काम कर रहा है, यानी सत्ता उसके हाथ में नहीं है, तो वो उसके अनुसार काम नहीं कर सकता है, यानी जिम्मेदार वो व्यक्ति खुद होता है। यद्यपि संचालक सत्ता बाहर कार्य करे तो बाद में ठहराव के द्वारा बहाली देकर संचालकों को इस प्रकार की जिम्मेदारी से भी मुक्त किया जा सकता है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश वो संचालक की जिम्मेदारी को बाहर की मानता है, यानी अपने अनुसार काम नहीं करता है, तो जो भी दोष वगैरह होता है वो किसका माना जाएगा, वो मेन व्यक्ति का माना जाता है, संचालक मंडल का माना जाता है, कंपनी का नहीं होता, उसकी जिम्मेदारी भी नहीं होती है। अब है संचालकों के कर्तव्य, यानी संचालकों के कंपनी के प्रति क्या क्या कर्तव्य होते हैं। कंपनी के नियमन पत्र में बताए अनुसार संचालक कार्य करेंगे, यानी जो भी नियमन पत्र में बताया गया होता है उसके अनुसार ही संचालक को कार्य करने पड़ते हैं। सेकंड पॉइंट है संचालक कंपनी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए अंशधारियों के लाभार्थ तटस्थ बुद्धिपूर्वक कार्य करेंगे, यानी अंशधारियों से के लाभार्थ के लिए। अब अंशधारियों ने जो पैसा लगाया वो किसके लिए लगाया, कंपनी के लाभ के लिए लगाया, तो कंपनी के लाभ किस प्रकार से हो, अंशधारियों को लाभ किस प्रकार से, और कंपनी चलती भी इस उद्देश्य से ही है, तो उनके लिए क्या करेंगे, बुद्धिपूर्वक यानी माइंड लगा करके ऐसा काम करेंगे जिससे कंपनी को और अंशधारियों को दोनों को ही लाभ की प्राप्ति हो। तीसरा पॉइंट है कंपनी के कर्मचारियों के लिए, अंशधारियों के लिए, समाज के लिए और पर्यावरण की रक्षा के लिए संचालक कार्य करें, यानी कर्मचारी की कंपनी में जो कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए, और जो अंशधारी हैं जो पैसा लगाया उनके लिए, साथ में समाज के लिए, यानी काम हम कंपनी में जो भी काम होता है वो समाज के लिए होता है, और पर्यावरण की रक्षा के लिए। ये सारे जिम्मेदारी ये सभी काम कंपनी जो भी करवाएगी वो किसके लिए, संचालक मंडल करवाएगा, लेकिन कंपनी के फायदे के लिए। फिफ्थ पॉइंट है
फोर्थ पॉइंट है, कंपनी अपना कर्तव्य अदा करने के लिए योग्य प्रबंध, योग्य सावधानी, त्वरित कुशलता पूर्वक स्वतंत्रता निर्णय लेंगे। यानी संचालक अपना कर्तव्य किस प्रकार से अदा करते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं कि जो भी इसके लिए क्या किया जाता है, योग्य प्रबंध किया जाता है कंपनी में ताकि काम अच्छा हो। योग्य सावधानी रखी जानी है, सावधानी पूर्वक काम करना आवश्यक है कंपनी में। फिर जल्दी से और कुशलता पूर्वक जो भी निर्णय लिए जाए वो जल्दी से लिए जाए और आराम से लिए जाए ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं हो। और इसके लिए वो स्वतंत्र होता है क्योंकि वो काम किसके लिए कर रहा है, कंपनी के लिए काम कर रहा है, इसलिए कंपनी उसको, इसीलिए उसको यह अधिकार प्राप्त होता है और उसका कर्तव्य भी कंपनी के प्रति ही होता है। कंपनी संचालक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कंपनी हित के साथ संघर्ष में नहीं उतरेगी। यानी कंपनी का संचालक क्या जैसा भी वो कंपनी के जब फायदे के लिए कार्य करवा रहा है तो कंपनी उसके प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसके लिए कोई भी संघर्ष नहीं करेगी। यानी कि आप गलत नहीं कर रहे हो, मतलब उसको मोटिवेशन देगी कि आप अच्छा कर रहे हो तो और अच्छा कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप सही काम नहीं कर रहे हो। 6 पॉइंट है, संचालक का संचालक मंडल की सभी सभाओं में हाजिर रहने का कर्तव्य है। उसका दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है कि जब भी कोई कंपनी में संचालक मंडल की सभा होगी तो उसमें संचालक का रहना अति आवश्यक है, यह उसका कर्तव्य है। यदि हाजिर नहीं रह सके तो पहले से सूचना देनी होगी। मान लो किसी कारणवश वो वहाँ पर नहीं आ सकता है या अनुपस्थित रहता तो इसके लिए उसे पहले से ही बताना पड़ता है। 7वां पॉइंट है, कंपनी में से कोई गुप्त लाभ नहीं ले सकता। उसका कर्तव्य क्या है, कंपनी का ध्यान लगाना है, तो वो कंपनी में जो भी गुप्त काम होंगे उस गुप्त तरीके से काम करके लाभ की प्राप्ति नहीं करेगा। 8वां पॉइंट है, संचालक कंपनी की वित्तीय और चल अचल संपत्ति की संभाल करेंगे। ऐसी संपत्ति का उपयोग निजी स्वार्थ हेतु नहीं करेंगे। यानी जो कंपनी की जो चल संपत्ति जो चल रही है या लेना देना है उसकी संपूर्ण जो संपत्ति है उसको संभालने का काम संचालक मंडल के द्वारा किया जाएगा। ऐसी संपत्ति को वो अपने खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। 9 पॉइंट है, संचालक कंपनी के फंडों का विनियोग योग्य संपत्तियों में करेंगे। यानी जो भी विनियोग आता है, जो भी फंड आता है, जितना भी फंड आता है, पैसा आता है, उनका विनियोग भी वो कंपनी की संपत्ति पे ही खर्च करेंगे। यानी कंपनी के जो व्यवसायी है उसके ऊपर ही खर्च करेंगे। 10वां पॉइंट है, संचालक मंडल की सभा कम से कम प्रति 3 मास में आयोजित करेंगे। यानी हर तीसरे महीने में कंपनी की सभा करनी आवश्यक है। 11वां पॉइंट है, कंपनी संचालक अपने लिए अथवा अपने संबंधियों के लिए अयोग्य लाभ प्राप्त नहीं कर सकती। यानी कंपनी संचालक में क्या है, अपने संबंधियों के लिए बिना वजह का लाभ प्राप्त नहीं कर सकती कि जो भी कंपनी है इससे अपने उन्हें लाभ की प्राप्ति हो, वो ऐसा नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, वे साझेदार या साथियों के लिए भी ऐसा कोई भी लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न भी नहीं करेंगे, चाहे उनके कितने ही क्लोज वाले रिलेशन वाले रिश्तेदार क्यों नहीं हो, वो ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि उन्हें अपने रिश्तेदारों को लाभ करवाना हो। सिर्फ काम करेंगे तो अपने कंपनी के लिए करेंगे, अपने कंपनी के लाभ के लिए करेंगे, अपने कंपनी के फायदे के लिए करेंगे। यदि अयोग्य लाभ प्राप्त करने में दोषी ठहरे तो लाभ से दुगनी रकम कंपनी को चुकाने के लिए उनकी जिम्मेदारी होगी। अगर वो बेईमानी से लाभ कमा रहे हैं और कंपनी को जैसे ही पता चलता है तो उन्हें दोषी ठहराते हुए डबल पैसे यानी कंपनी को उन्हें चुकाना पड़ेगा। 12वां पॉइंट है, कंपनी संचालक का अपराध किसी को सौंपेंगे नहीं। यदि ऐसा किया जाए तो वह व्यर्थ होगा। वो अपना पद, यानी अगर मान लीजिए कहीं जाना करना है तो भी उसकी इंफॉर्मेशन जानकारी पहले दी जाती है कंपनी के मालिक को, ना कि वो अपनी मर्जी से अपने पद को किसी को सौंप करके इधर उधर जा सकते हैं। ये उनका कर्तव्य है कि वो जैसे काम करें उनकी संपूर्ण जिम्मेदारी अपने काम के प्रति ही होती है। 12वां पॉइंट है, 13वां पॉइंट है, यदि कंपनी का संचालक इन प्रावधानों को भंग करे तो संचालक कम से कम रुपए 1 लाख और अधिक से अधिक रुपए 5 लाख तक का दंड का पात्र बनेगा। अगर वो मान लीजिए अपना काम किसी और को सौंपता है या बेईमानी करता है तो उसे कम से कम लाख रुपए और अधिक से अधिक उसे 5 लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है अगर वो स्वार्थी रूप से खुद का फायदा करे, खुद का लाभ करे, कंपनी को नुकसान पहुंचाए तो।
15 पॉइंट है, संचालक मंडल का कंपनी हित समिति की रचना करने का कर्तव्य, यानी संचालक मंडल का अपने क्या उसका हित क्या होता है, कंपनी का हित होता है, यानी खुद का पर्सनल हित उसका नहीं होता, अंशधारियों का हित देखा जाता है या फिर कंपनी के हित के लिए काम किस प्रकार से करा जाए, यही उसका कर्तव्य है और इस प्रकार से रचना बनाई जाती है। 16 पॉइंट, कोई भी संचालक रोकड़ के अलावा कोई भी प्रकार की संपत्ति प्राप्त नहीं कर सकता है, यानी नगद रूप में ही लेना है, ना कि किसी का लेना अगर बाकी रहता हो किसी की संपत्ति को लेना भी सही नहीं है, उसका ये कर्तव्य नहीं होता। 17 पॉइंट है, कोई भी संचालक प्रतिभूतियों का इनसाइडर ट्रेनिंग नहीं कर सकता, यानी दूसरी प्रतिभूतियों को दूसरी साइड में निकाल करके ट्रेनिंग नहीं कर सकता, किसी और को नहीं दे सकता है। अपनी प्रतिभूतियां जो कंपनी की है वो कंपनी के माध्यम से ही निकलेगी, ना कि किसी दूसरी साइड से, वो दूसरी तरफ से नहीं निकाल सकता। तो आज हमने पढ़े संचालक की सत्ता, किस प्रकार से उनकी सत्ता होती है, उनके कर्तव्य होते हैं, और कल हम पढ़ेंगे संचालकों की जिम्मेदारी। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं, आगे का कंटिन्यू हम कल करेंगे। तब तक थैंक यू एवरीवन, बाय बच्चों, और इनको रिवाइज करते रहना, पढ़ते रहना।